एवरीवन, वेलकम टू मेजर टेस्ट डिस्कशन 15। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कंसिडर द ऑर्डर O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस। यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखनी है, वी हैव टू सी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से फोकस रखना है क्वेश्चन पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे ही ध्यान देना। तो इनकरेक्ट पूछा है, पहला दे रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Z इफेक्टिव। अब जैसे जैसे अगर देखो यहाँ पे पॉजिटिव आयन का चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन ज्यादा। अगर प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब Z इफेक्टिव क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, अगर Z इफेक्टिव ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, अब सारी ये स्पीशीज जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसपे इफेक्टिव चार्ज अगर ज्यादा है मतलब साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब Mg2 प्लस सबसे छोटा होना चाहिए। मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होना चाहिए था, O2 माइनस F माइनस Na प्लस एंड Mg2 प्लस। ये क्या है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज इज इनकरेक्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही निकालेंगे। इसका आएगा 2, इसका आएगा 0। जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में होंगे। इसमें 1 आएगा और इसमें 3 आएगा। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो किसका आएगा, N2 का। तो आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है solubility of AgCl in 3 molar NaCl। अब यहाँ पे AgCl है, Ag प्लस एंड Cl माइनस, ये इक्विलिब्रियम है बिकॉज दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, बट NaCl इज हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब ये पूरी की पूरी ब्रेक किसमें होगी, Na प्लस और Cl माइनस। अगर ये 3 मोलर था तो ये भी कितना मिल रहा है, मतलब अपने को 3 मोलर मिल रहा है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है, इसकी भी S होगी, बट क्लोराइड ज्यादा हो गया तो S प्लस 3 हो गया ये। अब KSP हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। KSP दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये हो जाएगा S इंटू 3 बिकॉज दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। सॉल्युबिलिटी कम है तो 3 हो जाएगा। तो S जो आएगा वो आएगा 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, या क्या बोल सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। सो आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंपेयर करने को प्रॉपर्टीज एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। तो पहले अगर देखा जाए स्मॉलर आयनिक रेडिया, तो कंपेयर्ड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल्स एग्जिबिट स्मॉलर आयनिक रेडिया। ये गलत है। अल्कली मेटल्स का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेकेंड, ग्रेटर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम। क्यों, अगर कोई एग्जांपल ले ले, सोडियम, नियॉन 3s1। अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन होगी, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम। बट अब अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इस नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई, हायर देन ग्रुप 2। ग्रुप 2 में अगर देखा जाए नियॉन 3s2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये देगा तो इसकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन हो रही है, मतलब इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो ग्रेटर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सही है ये वाला स्टेटमेंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नॉट करेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 2 का ज्यादा होगा। लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये अभी हमने डिस्कस किया, इसकी फर्स्ट आई ज्यादा, इसकी कम होगी, इसकी फर्स्ट आई एज कंपेयर टू सोडियम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आंसर बी और डी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
सी आ जाएगा, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ डैश, मतलब दो कंपाउंड्स दे रखे हैं, दोनों क्या है। अब अगर ये दो कंपाउंड्स को देखा जाए तो ये जो कंपाउंड है पहला वाला ये है 2 प्रोपेनॉन और ये वाला जो है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 प्रोपेनॉन। अब 2 और 3 प्रोपेनॉन में अगर देखा जाए दोनों पोजीशन आइसोमर्स तो है, तो ए तो सही है। चेन आइसोमर्स नहीं है बिकॉज चेन लेंथ तो सेम ही है दोनों में, सॉरी पेंटेनॉन है, प्रोपेनॉन कर दिया, दिस शुड बी पेंटेनॉन। अच्छा 6 है, हेक्सेनॉन हो जाएगा, सॉरी। वन टू थ्री फोर 5 और 6 कार्बन है, तो 2 हेक्सेनॉन है, 3 हेक्सेनॉन है। तो अगर 2 हेक्सेनॉन और 3 हेक्सेनॉन की अगर हम बात करें, यहां पे अगर देखो कार्बन चेन लेंथ दोनों में सेम है, तो चेन आइसोमर्स नहीं है। मेटामर्स हो सकता है बिकॉज डबल बॉन्ड ओ के अक्रॉस दोनों तरफ ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो आंसर शुड बी डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में IUPAC ने पूछा गया है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप अगर देखें इधर अमाइड ग्रुप है, CON वाला ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, बट ये जो अमाइड ग्रुप है ये रिंग के बाहर है, रिंग में कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, तो जो उसका सफिक्स यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा कार्बोक्सामाइड वाला, मतलब फर्स्ट या सेकंड में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब अमाइड की जब नेमिंग करेंगे तो एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलेंगे, एन इथाइल, एन मिथाइल, साइक्लो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। Select the anion which is strongest conjugate base। अगर conjugate base strong है मतलब एसिड क्या होना चाहिए, वीकेस्ट होना चाहिए। तो अगर हम इन सब के देखें, एसिड्स HClO4 से बना होगा, ClO4 माइनस, HClO3 से बना होगा, ClO3 माइनस, HClO2 से आया ClO2 माइनस एंड HClO से आएगा ClO माइनस। HClO और HClO4 में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कंपेयर करें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HClO4। HClO क्या है, एक वीकेस्ट एसिड। अगर HClO वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, वीक, मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, ClO माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन लिबरेट्स 2.5 किलोकैल ऑफ हीट, हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 पूछा है। हीट ऑफ कंबशन मतलब 1 मोल CH4 कितनी हीट रिलीज कर रहा है, तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि 4 ग्राम जो है वो 2.5 किलोकैल हीट रिलीज कर रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट 1 मोल, 1 मोल मतलब 16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम मीथेन कितना करेगा, 2.5 अपॉन में 4 इंटू 16, दैट शुड बी माइनस 10 किलो कैल, तो आंसर आ जाएगा इसका बी, माइनस 10 किलो कैल। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज करेक्ट। ग्रेफाइट हैज all the electrons firmly held in CC single bond, sigma bond। अब यहाँ पे firmly held नहीं होते हैं। हेक्सेन, ये जो ग्रेफाइट है इसका साइक्लोहेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे अगर देखा जाए लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो असर्शन तो सही है बट रीजन सही नहीं है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, बी। Assertion is correct but R is not correct।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन प्लांट इज एसेंशियल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन प्लांट से रिलेशन नहीं आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इनके वजह से होता है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट। क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो आंसर इसका बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट। तो आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एटॉमिक वेट मेटल M का 56 है, 84% M है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। तो फर्स्ट वी हैव बीन गिविंग परसेंटेज ऑफ मेटल इज 84, मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 16% हो जाएगा। तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ M, मोल्स ऑफ M कैसे आएगा? परसेंटेज जो है अपॉन में मोलर मास, 84/56 दैट विल बी अराउंड 1.5। सिमिलरली मोल्स निकालेंगे ऑक्सीजन के 16/16 दैट विल बी 1। फिर सिंपलेस्ट रेशियो लिया जाएगा। रेशियो अगर लेंगे इनके दोनों एटम्स का 1.5 is to 1.5, sorry, 1.5 is to 1, that will be 3 is to 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M3O2, that is A। Quantum numbers of 5 electrons are given below, arrange them in increasing order of energies। तो यहाँ पे N+L रूल लगा लेते हैं। N+L रूल में क्या है कि जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा, बट अगर N+L सेम आएगा तब जिसके लिए N ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। यही दो चीजें देखनी है। तो यहाँ पे N+L 4+2 दैट इज 6, यहाँ पे 3+2 5, इस केस में 4+1 5। अब दोनों में अगर देखा जाए 5 और 5 है, पर N की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है? C के लिए, मतलब इसके लिए N ज्यादा है। फिर 3+2 5, यहाँ पे दोनों सेम ही ऑर्बिटल्स है तो दोनों की एनर्जी सेम होगा। देन लास्ट 3+1 4, मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी आनी चाहिए? E वाले की। तो सबसे कम E सब में ही है। E के बाद नेक्स्ट आएगा, अब देखो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, बट इसके लिए N की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। B और D दोनों ही 3D है, दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम। ऑर्बिटल्स डीजेनरेट रहते हैं तो इसलिए B और D बराबर बराबर आना चाहिए। तो B और D बराबर बराबर यहाँ पे दिख रहा है अपने को, तो आंसर यही वाला होना चाहिए। E सबसे कम, फिर BD बराबर बराबर, फिर C आ जाएगा क्योंकि इसकी N की वैल्यू ज्यादा है, और सबसे ज्यादा A बिकॉज N+L इज हाईएस्ट। तो आंसर शुड बी A। Mass of calcium oxide that shall be obtained by heating 25 kg of 60% pure limestone। अब देखो रिएक्शन यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन बोलते हैं, हीट किया जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अगर हमारे पास 100 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट का तो वो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। हमारे पास कितना है? 25 kg, बट उसका सिर्फ 60% ही प्योर है, मतलब सिर्फ 60% ऑफ 25 kg ही रिएक्ट कर रहा होगा। तो अगर हम निकाले 60% ऑफ 25 kg, ये आएगा अराउंड 15 kg, मतलब 15 into 10 to the power 3 ग्राम। तो 100 ग्राम 56 के साथ कर रहा है, तो 15 into 10 to the power 3 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट कर रहा होगा? 56/100 into 15 into 10 to the power 3 ग्राम। सॉल्व करोगे इसको आ जाएगा 8.4 into 10 to the power 3, दैट मीन्स आंसर इसका A आएगा।
नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन स्टेप्स। ये सही है, एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। सेकेंड स्टेटमेंट, एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर इन्वॉल्व सब्सटेंस। ये गलत है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मॉलिक्यूल दैट विल हैव डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट होगा मतलब कैंसिल आउट नहीं हो रहा होगा। पहला दे रखा है ट्रांस 2 पेंट इन, पेंट है तो 1 2 3 4 एंड 5, ये ट्रांस है। अगर देखा जाए यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ पे CH3 है, दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये दोनों बराबर बराबर नहीं होंगे। सिस हेक्स 3 इन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ट्रांस जनरली डाइपोल मोमेंट 0 वाला होता है, सिस वाला तो होगा ही नहीं, डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल नहीं होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज ट्रांस 3 हेक्सीन, अब ट्रांस 3 हेक्सीन, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे भी CH2 CH3 HH, दोनों अगर देखो सेम ग्रुप्स है, दोनों के डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे, मतलब म्यू किसके बराबर आ गया इधर, 0 के बराबर, तो आंसर इसका बोथ A एंड B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कॉमन फीचर्स अमंग द स्पीशीज CN- CO NO+, तीनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अगर देखा जाए सबके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 ही आ रहे हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और तीनों का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी निकाली जाए उससे भी आएगा, तो आंसर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बोथ आर स्टीम वॉलेटाइल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में एक चीज अगर ध्यान दी जाए, बोथ आर स्टीम वॉलेटाइल बोला है, बोथ स्टीम वॉलेटाइल नहीं होते। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल बट पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम नॉन वॉलेटाइल, मतलब स्टेटमेंट 1 सही नहीं है, ये दोनों बोथ आर स्टीम वॉलेटाइल गलत है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फॉर्म्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है, सो इट इज लेस वॉलेटाइल, ये गलत दे रखा है, लेस वॉलेटाइल नहीं होता, ये क्या होता है, ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इसी वजह से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पैरानाइट्रोफिनॉल कम वॉलेटाइल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब स्टीम डिस्टिलेशन से ऑर्थो कलेक्ट किया जाएगा, पैरा वाला नहीं किया जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 and 2 both are incorrect, both statement 1 and 2 are incorrect. Arrange the following in order of decreasing number of unpaired electrons. अब decreasing order of unpaired electrons में करना है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे Fe2+ है तो 3d6, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 4। FeCO5 है 3d8 4s2 होगा, बट पेयरिंग हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये FeCN6 3- होना चाहिए ना कि 2-, तो ये FeCN6 3- है। अगर ये FeCN6 3- है मतलब आयरन +3, दैट इज 5। अब Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो रही है, मतलब तो 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज जस्ट 1, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे Fe3+ है, मतलब फिर से 3d5 बट H2O वीक फील्ड लिगेंड, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4th में आ रहे हैं, सबसे कम किस में आ रहा है 2nd में,
तो सेकेंड और फोर्थ मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए, सी वाला। देखा जाए सबसे ज्यादा फोर्थ में, फिर उसके बाद 1, फिर 1 4 1 3 एंड 2 सही है, तो आंसर क्या हो गया, सी। Propanol may be prepared by the reaction of propene with H2H plus डालते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, मतलब प्रोपेन 2ऑल बनेगा ना कि प्रोपेन 1ऑल। तो पहला वाला तो नहीं है। दूसरे और तीसरे में देखो BH3, THF, V2H6, H2O2 दोनों ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लास्ट में जो अल्कोहल बनता है वो बनता है इन अकॉर्डेंस टू एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब जो OH है वो किस कार्बन पे जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट फिर से असर्शन रीजन है, सुक्रोज इज अ डाइसाइक्राइड एंड अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सही बात है। रीजन, सुक्रोज इन्वॉल्व्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ बीटा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ अल्फा फ्रक्टोज। अब ये चीज थोड़ी सी गलत दे रखी है, C1 ऑफ अल्फा होता है, मतलब जो लिंकेज है वो किसमें होनी चाहिए, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। मतलब असर्शन तो सही है बट रीजन क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। CH3CONA, NaOH, CO डाल रहे हैं, CH4Na2CO3 है। अब यहां से देखो CO2 रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो आंसर इसका डी। इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ईथर का क्लीवेज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ HI। अब अगर ईथर का क्लीवेज कराया जा रहा है यहाँ पे, तो बॉन्ड जो है वो किस तरीके से टूटेगा, आयोडीन उधर जाएगा जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ये अगर हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये कार्बोकटायन बनेगा, बेंजाइल कार्बोकटायन विच इज वेरी स्टेबल, रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है। तो आयोडीन किसके पास जाएगा, CH2 वाले के पास, मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बेंजीन पे CH2 और I लगा होगा, फिनाइल रिंग पे CH2 I लगा होगा। मैच द फॉलोइंग, एल्यूमिनियम, अच्छा उनके ओर से करना है या मिनरल्स। तो एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट होता है Na3Al(F6), तो बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 तीन ऑप्शन में है, इस वाले को तो हटा देते हैं। फिर कॉपर, कॉपर का मैलाकाइट CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, तो सेकेंड वाले का सी, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गया। अब ए और डी बचा है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है कार्नलाइट KCl.MgCl2.6H2O, मतलब थर्ड का डी, तो आंसर ए आ जाएगा। और फोर्थ का ए हो गया कैलामाइन, कैलामाइन इज जिंक कार्बोनेट, तो आंसर इसका ए आ जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। टॉलीन में अगर KMNO4 के साथ ट्रीट किया जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा टॉलीन का टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड बन जाएगा। दिस इज टॉलीन। इसमें जब KMNO4 डाला जाएगा तो KMNO4 इसे ऑक्सीडाइज कर देगा CH3 को टू COOH, मतलब ये जो X बना है दिस इज बेंजोइक एसिड। फिर इसमें थायोनिल क्लोराइड डाल रहे हैं। थायोनिल क्लोराइड का काम होता है क्लोरीनेशन करना, तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl, तो यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl, मतलब बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस इज Y। लास्ट में डाल रहे हैं H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। अब ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएजेंट है, यही होता है रोजेनमंड रिएक्शन में यूज, मतलब ये एक नेम रिएक्शन है। कौन सा नेम रिएक्शन है, रोजेनमंड रिएक्शन।
रोजनमैन रिएक्शन में असाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये COCl से क्या बन जाएगा, CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, A, बेंजल्डिहाइड। Next question, equivalent conductance of sodium chloride, hydrochloric and sodium acetate at infinite dilution is given. We have to calculate equivalent conductance of acetic acid at infinite dilution. मतलब acetic acid calculate करना है, lambda naught of acetic acid। तो अब देखा जाए acetic acid कैसे बन सकता है, सोडियम एसिटेट लेते हैं पहले, सोडियम एसिटेट में ऐड कर देते हैं HCl और उसे माइनस कर देते हैं NaCl को, तो Na और Cl माइनस निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH3CO माइनस और H प्लस, मतलब एसिटिक एसिड। तो इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, CH3CO Na यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है 91। इसके अलावा अगर देखा जाए नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड जो है वो है 126, सॉरी पहले HCl है, HCl यहाँ पे दे रखा है 426.16, माइनस कर देंगे सोडियम क्लोराइड से 126.45, तो इसका आंसर जो है वो आ जाना चाहिए 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ग्रुप 15 हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट है। ग्रुप 15 हाइड्राइड्स में एक एक्सेप्शन आता है NH3, वाई, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, मतलब सबसे ज्यादा किसका हो रहा चाहिए यहाँ पे एंटीमनी हाइड्राइड का, और बस एक ही एक्सेप्शन आता है NH3 जो है वो आर्सेनिक हाइड्राइड से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, तो आंसर इसका B होना चाहिए। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect, फिर से incorrect पूछा गया है। As we go from SO2 to TeO2, reducing property increases। अब सल्फर ऑक्साइड से टेल्यूरियम ऑक्साइड तक अगर हम जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है, ना कि रिड्यूसिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इन केस ऑफ डाइऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ p एटॉमिक ऑर्बिटल। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स p में होते हैं, जिनकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड है वो p एटॉमिक ऑर्बिटल से ही बन रही है, तो B वाला तो सही है। अगर C वाला देखा जाए, the two unpaired electrons in dioxygen occupies bonding molecular orbital। जब इसका MOT बनाओगे तो बॉन्डिंग में नहीं जाता, ये जाता है एंटी बॉन्डिंग में, मतलब पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसीलिए C वाला भी क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा A एंड C ओनली। B भी सही है, A और C क्या है, इनकरेक्ट है। XeF6 प्लस NaF, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Na प्लस XeF7 नेगेटिव, मतलब आंसर इसका B। 80 क्वेश्चन में अगर देखा जाए, इसमें भी एक चीज करेक्ट करनी पड़ेगी, ये 0.1 एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये होना चाहिए 0.1 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक ही कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है, दूसरे पे इफेक्ट देखना है। तो पहले A कांस्टेंट है, ठीक है, तो A को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यहाँ पे A को नहीं देखेंगे। अब अगर A कांस्टेंट है, B को हमने किया डबल, 0.1 से 0.2 मतलब क्या कर दी, डबल कर दी। तो रेट पे देखो कोई भी असर नहीं पड़ा, 1.2 का 1.2 ही रहा, मतलब जो रेट है रिएक्शन का वो B के क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब B की पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B क्या हो गया, 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, A को करते हैं, सॉरी B को कांस्टेंट करते हैं, A का रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे, B यहाँ भी 0.1 यहाँ भी 0.1, मतलब सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड ऑब्जर्वेशन को देख रहे हैं। तो B को कांस्टेंट कर दिया, A को डबल किया, 0.1 से 0.2 मतलब डबल किया, A को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, मतलब A को डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा है,
ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना, ए कितना हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है। तो आर जो है वो क्या होना चाहिए कि ए की पावर 1 बी की पावर 0, मतलब आंसर ए हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड या सिल्वर, तो आंसर फर्स्ट का डी। तो बी और डी में से कुछ ना कुछ होगा। अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लोटेशन प्रोसेस में पाइन ऑयल यूज किया जाता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन में पाइन ऑयल यूज करते हैं, तो 2 का बी, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 1D, 2B, 3C एंड 4th A। नेक्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज गिवन। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब कि बी दे रखा है 1.86। अब ये जो एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों सॉल्यूशन NaCl और ग्लूकोज के किसमें बनाए गए, एक्वा सॉल्यूशन ही है दोनों के दोनों, तो इसीलिए जो एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है वो भी कितना रहेगा, 1.86 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पे ये TiCl4 होना चाहिए, तो उसको TiCl4 कर देते हैं, Cl3 नहीं होगा। TiCl4 ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट में यूज किया जाता है, तो इसलिए 1 का B, तो 1 का B एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 1 सही, उसी से देखते हैं। PdCl2 वैक्यूम प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, तो 2 का A, CuCl2 डेकॉन्स प्रोसेस में, तो 3 का D, एंड V2O5 is used in contact process, that is C, तो आंसर should be B। Assuming 50% ionization, the solution having maximum freezing point। अब 50% ionization बोल रहे हैं, मतलब पहले हमें I निकालना पड़ेगा। I क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। अगर हम CaF2 का केस लें तो CaF2 ब्रेक होगा Ca2 प्लस और 2F माइनस में, मतलब N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे जो I आएगा जब कैलकुलेट करोगे, अल्फा की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 0.5 इंटू 3 - 1 प्लस 1 कर देंगे, मतलब कितना आना चाहिए ये 1.5 आ गया, सॉरी 2 इंटू 0.5 हो गया 1, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो गई 2 पहले वाले केस में। तीसरे में Al2SO4 होल थ्राइस 6 आयंस दे रहा है, तो Al2SO4 होल थ्राइस के लिए N जो है वो हो जाएगा 6, इसके लिए I जब कैलकुलेट किया जाएगा तो वो आएगा 4। फिर 2 मोलर NaCl के लिए अगर देखा जाए तो NaCl के लिए N हो जाएगा 2, अगर N 2 हो रहा है तो I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1.5, और लास्ट वाले में अगर देखा जाए AgNO3 का भी सेम ही आएगा, क्योंकि N2 है तो ये भी कितना आएगा 1.5। बट जो पूछा क्या गया है यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो हमें पहले देखना है डिप्रेशन डेल्टा TF, IKFM होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना होगा वैन टॉप फैक्टर से। 2 इंटू 1 ये तो 2 ही आएगा प्रोडक्ट, 1.5 इंटू 4 ये 6 आ जाएगा, 2 इंटू 1.5 ये 3 आएगा प्रोडक्ट, 1.5 इंटू 1.5 ये 1.5। तो सबसे कम जो डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में वो किसके लिए हो रहा है, AgNO3 के लिए। अगर डिप्रेशन सबसे कम हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, मतलब मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट भी उसी का हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए डी हो जाएगा। मैक्सिमम डिप्रेशन बी में होगा, बट मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होगा, ए वाले में, सॉरी डी वाले में हो जाएगा। 85 में हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड Br2 यूज्ड पर मोल ऑफ अमीन, पर मोल ऑफ अमाइड होगा वैसे ये। तो अगर यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगा, RCONH2 है प्लस Br2 प्लस NaOH RNH2
प्लस NaBr Na2S सॉरी Na2CO3 प्लस H2O। अब इसको अगर बैलेंस करें तो ये आएगा, मतलब 1 मोल Br2 का 4 मोल NaOH का, तो 1 मोल ऑफ Br2 एंड 4 मोल, यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2, तो आंसर इसका C। Question number 86, which of the following statement about low density polythene is incorrect? फिर से incorrect पूछा है। It is a poor conductor of electricity, सही होता है ये, poor conductor ही है इलेक्ट्रिसिटी का। It synthesis require dioxygen or a peroxide initiator as a catalyst, that is also correct. It is used in manufacture of buckets, dust bins, ये गलत है, ये जो होता है ज्यादा हार्ड नहीं होता, तो इन सब चीजों के लिए यूज नहीं किया जा सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स, डस्ट बिन्स, दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ई नॉट वैल्यूज दे रखी हैं, पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कौन सा होगा? जिसके लिए ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव में होगा। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव में किसके लिए है? क्रोमियम 3+ से क्रोमियम के लिए, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा? क्रोमियम से क्रोमियम 3+, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होना चाहिए? मतलब क्रोमियम होना चाहिए। यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब Cr+ 3+ और Cr में Cr ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि Cr3+ में ज्यादा आसानी से कन्वर्ट होगा, ना कि Cr3+ से Cr में, तो इसलिए आंसर क्या होगा? C, Cr। Which of the following crystals alternate tetrahedral voids are occupied? NaCl में क्या होता है? सोडियम और क्लोराइड आयन, क्लोराइड ऑक्यूपाइज CCP, सोडियम ऑक्यूपाइज octahedral voids। ZnS में सल्फाइड ऑक्यूपाइज CCP and Zn2+ occupies alternate of 50% of tetrahedral voids, तो इसलिए आंसर इसका B हो जाएगा। Ozone is destroyed by CFC in the upper stratosphere, सही बात बोल रहे हैं। Ozone holes increase the amount of UV radiation reaching the earth, that is also correct, मतलब both statement 1 and 2 are correct, तो आंसर D। Next, generally the first ionization energy increases along the period, but there are some exceptions. The exceptions are period third की बात कर रहे हैं, तो period third में exception कौन कौन से आते हैं? तो जो exception याद रखना है, एक तो आएगा ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 में। क्यों आता है ये एक्सेप्शन? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, यहाँ पे NS2 NP1। NS2 में पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू ग्रुप 13। ग्रुप 2 मतलब मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। फिर जो नेक्स्ट आता है आएगा ग्रुप 15 एंड 16 में। 15 की NS2NP3, 16 की NS2NP4, मतलब यहाँ पे NS2NP3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से निकलेगा नहीं, मतलब फॉस्फोरस और सल्फर में फॉस्फोरस की ज्यादा हो जाएगी, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? फॉस्फोरस सल्फर वाला तो होगा, सोडियम मैग्नीशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम होगा, बेरिलियम बोरॉन तो सेकंड पीरियड का आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? A एंड C, दैट इज B। 91, nitric oxide reacts with bromine to give nitrosyl bromide. Okay, we have to calculate equilibrium amount of nitric oxide. तो इसके लिए पहले ICE टेबल बना लेते हैं। 2NO plus Br2 gives 2NO Br, तो इसके मोल्स हमारे पास हैं 0.087 at T equals to 0, और इसके हैं 0.0437। ये 0 होगा, बना ही नहीं जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। at T equals to इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा 0.087 minus 2x,
ये होगा 0.0437 माइनस एक्स और ये वाला हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे यही वैल्यू दे रखी है, 2x जो है किसके बराबर दे रखा है 0.0518। तो 2x की वैल्यू दे रखी है, NO की इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मतलब 0.087 माइनस 2x मतलब 0.0518 हो जाएगा। तो आंसर इसका कितना आना चाहिए 0.03 वाला, मतलब ये बी आ जाएगा 0.0352। pKa वैल्यू दे रखी है, pKb दे रखा है, वी हैव टू कैलकुलेट pH ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। अब ये देखो वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa minus pKb because it is a salt of weak acid and weak base। weak acid weak base की सॉल्ट के लिए फॉर्मूला यही होता है। तो 7 प्लस हाफ pKa is 3.80 माइनस 3.78 मतलब 0.02, मतलब 7 प्लस 0.01, तो आंसर 7.01 हो जाएगा। 93 में a hydrated salt Na2SO4 undergoes 55.9% loss in weight on heating and becomes anhydrous। तो 55.9% लूज कर दिया, जो लूज किया है वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम, परसेंट H2O दैट इज 55.9। ये किसके बराबर होगा, जितने H2 होंगे मतलब X इंटू 18 अपॉन में मास ऑफ द कंपाउंड Na2SO4 इज 142 प्लस 18x इंटू 100 कर दिया जाएगा। यहाँ पे जब x सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 10, तो आंसर इसलिए क्या हो जाएगा D 10। 94 करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे जैसे नीचे आते हो +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, +4 की स्टेबिलिटी घटती है। वाई, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब PbCl2 सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो आंसर इसलिए क्या हो जाएगा C। 95 में पूछा गया है IUPAC नेम। अब यहां से भी नंबरिंग कर सकते थे, यहां से भी, बट अगर रूल याद हो, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है तो प्रेफरेंस इज गिवन टू डबल बॉन्ड, मतलब नंबर यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दैट इज 4th पे क्लोरीन है क्लोरो, 5 पे ब्रोमो है। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ब्रोमो पहले आएगा, तो 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 7 है तो हेप्ट, 1 पे इन आएगा, 6 पे आइन, मतलब आंसर इसका बी हो जाएगा। विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए या तो रेजोनेंस होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, या फिर क्या बोल सकते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 3 अल्फा होंगे, यहाँ पे 3 अल्फा होंगे और यहाँ पे 2 अल्फा, मतलब टोटल यहाँ पे कितने आ गए अगर देखें 3 3 6 एंड 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में डीलोकलाइजेशन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर देखा जाए सी वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए। 97 मैच द कॉलम है, पहले कीटोन से एल्कीन बना है, मतलब रिडक्शन किया जा रहा है। रिडक्शन के लिए क्या यूज कर सकते हैं इनमें से, HI रेड फास्फोरस, मतलब एक के लिए S होना चाहिए, अब एक के लिए S एक ही ऑप्शन में है तो ऑटोमेटिकली यही वाला मार्क करना है। उसके अलावा भी चेक कर लेते हैं, बी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए यूज किया जाता है अल्कोहलिक KOH, दैट इज बी के लिए R हो जाएगा। थर्ड वाले में C2H5Br से बन रहा है C6H6, तो यहाँ पे क्या कराया जा रहा है, मतलब इसमें यूज कर सकते हो जिंक डस्ट ऑब्लिक हीट। और लास्ट अगर देखे जाए वुड्स रिएक्शन हो रहा है ये,
तो यहाँ पे यूज करेंगे सोडियम ड्राई ईथर, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइपोल इंटरेक्शंस आर द ओनली नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये सही नहीं है, डाइपोल के अलावा आयन डाइपोल भी हो सकता है, तो असर्शन सही नहीं है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन HF आर सिमेट्रिकल। अगर हम सॉलिड HF की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड सिमेट्रिकल ही होती है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए तो करेक्ट नहीं है बट आर इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। पहला है हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस मतलब H3PO2, क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस। H3PO2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1 आ जाएगा। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस मतलब H3PO3, यहाँ पे आएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है। ऑक्सीडेशन, बट हमें क्या निकालना है, ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन पायरोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस इज H4P2O7, यहाँ पे +5 आ रहा होगा। और लास्ट में ऑर्थोफॉस्फोरिक मतलब H3PO4, यहाँ पे भी +5 आता है, मतलब सी और डी क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, सी एंड डी। And last question, in an octahedral structure, the pair of d orbitals involved in D2sp3 hybridization is, D2sp3 octahedral हो गया, octahedral के लिए यूज किया जाता है x2 y2 and z2, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसी के साथ डिस्कशन टेस्ट 15 का खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।